NTA-UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट होने वाले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे लिए ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और हमें उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। NTA-UGC नेट यानी निमिज नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण और अधिगम के बारे में। दोस्तों मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से समझाया है शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है और इन दोनों के अंदर क्या संबंध है दोनों का, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि शिक्षण और अधिगम में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये दिसंबर 2013 के अंदर आया था। हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया था। ये देखिए दोस्तों, ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 54 अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार संशोधन, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर मॉडिफिकेशन, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ये इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हमने इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों शिक्षण और अधिगम में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे अभी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए, ये दोस्तों ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें इन्होंने पूछा हुआ कि शिक्षण और अधिगम के जो संबंध है उन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, उसके बारे में कौन से कथन सही है वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या। आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 है। 2 के अंदर 1, 2, 3 और 5 यहाँ पे इन्होंने दिया। ये सभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब सभी छात्र असफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट शिक्षक के ऊपर पड़ता है। उसे सोचना चाहिए कि मेरी जो पढ़ाने का जो स्टाइल है उसमें कहाँ पे कमी रहेगी, क्या दिक्कत है, उसको सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 पे बात हम करते हैं कि प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जब हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमारे पढ़ाने से छात्रों के अंदर कुछ बिहेवियर चेंज हो, उनका कुछ अच्छा मॉडिफिकेशन हो, उनके अंदर कुछ वो सीख के जाए हमसे। ठीक है, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है शिक्षण का। उसके बाद है कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि जैसे मान के चलते कि कोई स्टूडेंट बैठा है क्लास के अंदर, उसका मूड नहीं है पढ़ने का, लेकिन हम अपनी टीचिंग के जरिए उसका मूड बना सकते हैं पढ़ने का। यानी कि कोई सीखना नहीं चाहता लेकिन हम अपने टीचिंग के जरिए उसको ज़बरदस्ती भी सिखा सकते हैं। उसका एनवायरनमेंट हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि जो एक बोरिंग स्टूडेंट होता है, उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसे भी उसकी क्लास भी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यानी कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। और इसके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है अधिगम और शिक्षण के बारे में तो ये आप हमारा नोट्स पढ़ सकते हैं। और हमने पीछे भी वीडियोस बनाई हैं अधिगम और शिक्षण के बारे में, वो आप सभी वीडियोस देखना, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन नंबर 5, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी टीचर है जब वह टीचिंग करता है तो उसके साथ साथ वह खुद भी सीखता है। उसे अपने आप समझ में आता है कि मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो साथ के साथ वो पढ़ाता भी है और खुद सीखता भी है। ये बात इसकी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जनवरी 2017 का ही क्वेश्चन पेपर है और इसी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 56 दोबारा फिर आ गया शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड। ये देखिए इन्होंने ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अभिकथन ए दिया है
अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। और अगला है अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। अब हमें ये बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए इसके अंदर जैसे इन्होंने ऑप्शन आंसर दिया है, आंसर नंबर 1 दिया है। एक में हम देखते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब इस पे हम बात करते हैं दोस्तों किस तरह से ये सही है। देखिए अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अधिगम है वो पूरी जिंदगी चलता रहता है। एक छोटा सा बच्चा भी सीखता है और एक बूढ़ा इंसान भी सीखता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में जाए कॉलेज में जाए, कोई जरूरी नहीं है। अधिगम का सिंपल भाषा में हम मतलब समझे तो इसका मतलब ये होता है सीखना होता है। और हम सीख कहीं भी सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं, अपनी उम्र चाहे कुछ भी हो, यानी कि पूरी जिंदगी इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं तर्क जो आर दिया है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हम सीख रहे हैं वो उपयोगी कब होगा, जब हम उसे अपनी जिंदगी से रिलेट करके चलेंगे। ठीक है। जैसे मान के चले कहीं पर लड़ाई हो रही है या किसी को कुछ काम करते वक्त चोट लग गई है, कोई बाइक तेज चला रहा है, तेज बाइक चलाने से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसे हमें अपनी जिंदगी से रिलेट करना चाहिए। भाई अगर हम भी तेज बाइक चलाएंगे तो हो सकता है हमारा भी एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, अपनी जिंदगी से रिलेट करके चलना चाहिए, तभी जो अधिगम है हमारा वो उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है ए बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना अधिगम और शिक्षण का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक हमारा 2019 तक भी रिपीट हुआ है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इन्होंने यहाँ पे दोबारा फिर ये पूछ लिया कि जो शिक्षण और अधिगम है कि उनकी जो प्रकृति और उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि इसके अंदर ये ऐसे कौन से कथन हैं जो शिक्षण और अधिगम की प्रकृति और उसके उद्देश्य को बताते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 2 है, ये यहाँ पे इन्होंने दिया है BCE। अब ये तीनों जो ऑप्शन है ये हम देखते हैं। सबसे पहले बी, ये देखिए शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों और ये हमने हमारे नोट्स के अंदर भी आपको बताई हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए इसका सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इन्होंने बी दिया हुआ है। तो बी में हम देखते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका जो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है बी हम देखते हैं शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो शिक्षण जो है ना, जो टीचिंग है वो एक सोशल वर्क है, सोशल काम है, और लेकिन जो अधिगम है, अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया है कि जो अधिगम है, सीखना है, वो हम पूरी जिंदगी कभी भी सीख सकते हैं। अगर हम अकेले बैठे हुए हैं किसी रूम के अंदर तो हम एक जो चींटी होते हैं उससे भी हम सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ से हम सीख सकते हैं। तो जो अधिगम जो होता है ना वो हमारा व्यक्तिगत कृत्य होता है, पर्सनल वर्क होता है, लेकिन शिक्षण जो है वो एक सामाजिक काम होता है। जैसे हम किसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, और शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ठीक है, जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। अब देखिए इस बात को हमें समझना काफी जरूरी है। देखिए शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। यानी कि जब कोई टीचिंग कर रहा है तो उससे सीधा सा मतलब है, देखिए जब कोई टीचिंग कर रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उससे कुछ ना कुछ अधिगम होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उससे हम सीखेंगे, ठीक है, जबकि अधिगम में शिक्षण निहित नहीं होता। ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए अधिगम का मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अधिगम का मतलब होता है सीखना, चाहे वो किसी भी तरीके से सीखे। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम रूम में बैठे हुए हैं और एक चींटी है, चींटी से हम कुछ सीख रहे हैं कि वो बार बार दीवार पे चढ़ रही है और गिर रही है, बार बार चढ़ रही है और गिर रही है, लेकिन अंत में वो अपने मुकाम पे पहुंच जाती है, तो उससे हम सीख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो चींटी है वो हमें सिखा नहीं रही, वो हमें टीचिंग नहीं दे रही, वो अपना काम कर रही है, लेकिन उसके काम करने से हम सीख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये बात हमें समझनी होगी। शिक्षण के अंदर अधिगम निहित होता है, लेकिन अधिगम के अंदर शिक्षण निहित नहीं होता। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना जरूरी है। और आगे हम बात करते हैं, आगे इसके अंदर ऑप्शन नंबर ई है, ई के अंदर देखते हैं शिक्षण एक अंत क्रिया है
और प्रकृति में त्रिपदी है, और जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। अब देखिए इसके अंदर क्या है। अब देखिए, अब हम ऑप्शन नंबर ई पे बात करते हैं। शिक्षण एक अंत क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षण जो है वो अंत क्रिया, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है, वो काफी तरह से फैला हुआ है। जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है, और जो अधिगम जो है, अधिगम हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और ये एक सक्रिय कार्य है, ये लगातार चलते रहने वाला कार्य है। यानी कि हम सो रहे हैं तब भी हम अधिगम कर रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कि ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए नवंबर 2017 में ही क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने फिर से शिक्षण और अधिगम के बारे में पूछ लिया। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अब ये देखिए, ये हमें समझना जरूरी है, ये सारी चीजें अच्छे से। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अगला हम बात करते हैं, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। ये चीजें हम देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। इसका आंसर इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए सही कैसे है और आर गलत कैसे है। देखिए, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ ये बात, कि जब भी हम शिक्षण करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी कि शिक्षण के अंदर अधिगम निहित होता है। ये इसकी बात बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से उत्पन्न होना चाहिए का मतलब है कि जब हम कुछ सीख रहे हैं ना, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कोई सिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा कि कोई टीचर होना चाहिए, कोई सिखाने वाला होना चाहिए। ये बात इसकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक चींटी से हम सीख रहे हैं। चींटी अपना काम कर रही है, वो हमें टीचिंग नहीं दे रही, वो अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम उससे सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर शिक्षण तो नहीं है ना, शिक्षण से व्युत्पन्न तो नहीं हो रहा वहां से हमारा अधिगम। तो ये इसकी जो बात है, आर जो है, ये इसकी बात बिल्कुल गलत होगी, और ए जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, इस तरह से हमें आंसर देने हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं शिक्षण और अधिगम में से। ये देखिए, ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर इन्होंने फिर से शिक्षण और अधिगम की प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में पूछ लिया। और इन्होंने पीछे भी पूछा हुआ था, ये देखिए नवंबर 2017 में भी यही क्वेश्चन आया था, प्रकृति और उद्देश्य के बारे में पूछा हुआ है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपको लाइव मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप अपने आंखों से देख लीजिए। अब देखिए, इसका जो प्रकृति और उद्देश्य है, इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर नंबर इन्होंने 3 दिया है। 3 के अंदर इन्होंने ACF दिया है, तो ACF पे हम बात करते हैं। ए इन्होंने दिया है, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, यानी कि इसका मतलब ये है कि शिक्षण और अधिगम जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ये इसकी बात बिल्कुल सही है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास, अब देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास सी, समस्त शिक्षण का सारोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करना होता है। ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जब भी हम टीचिंग करते हैं, सिखाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो स्टूडेंट है उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, पॉजिटिव परिवर्तन उसके अंदर आए। ये बात इसकी बिल्कुल सही है। और आगे हम देखते हैं, आगे है ऑप्शन नंबर एफ, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। अब ये बात देखिए, बिल्कुल डिट्टो कॉपी ऑप्शन रिपीट हुआ है, मैंने आपको पीछे दिखाया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये दिया है, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एफ। ठीक है, तो आप देख लीजिए दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर आपको ये पता चल जाता है कि सभी टॉपिक के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो हम बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों हम इसी तरीके से वीडियो बनाते हैं, हमने पहले भी वीडियो बनाई है, आप रिसर्च की वीडियो देखिए, उसके अंदर हमने आपको बताया है कि 2012 से लेके 19 तक ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है तो आप हमारा पेड ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना दोस्तों। ठीक है, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं।
अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने फिर से अधिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन दे दिया है। इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि जो ए है, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं ये बात काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ और दिखा चुका हूँ कि शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि हम कुछ ना कुछ सिखा सके अपने स्टूडेंट को। आगे आता है दोस्तों, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि समस्त अधिगम यानी कि जो भी हम सीख रहे हैं वो शिक्षण का परिणाम होता है। तो ये इसकी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम केवल और केवल टीचिंग से ही नहीं सीखते, इसके अलावा भी और बहुत से तरीके जिनसे हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें आंसर देना है क्वेश्चन का, कितने आसान है। अगर हमारे सामने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और किस तरह से हमें इस टॉपिक को समझना है। और ये दोस्तों बाद में भी आया है। ये देखिए, जैसे 25 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है, यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसका क्या अर्थ है। अधिगम अनुभव, इसका ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि जैसे हम जो भी हम सीख रहे हैं तो वो क्या है कि वो एक्सपीरियंस बनता जाता है, हम उसको रिपीट करते हैं, बार बार अनुभव करते हैं। ठीक है, और आप इसके जो और ऑप्शन है उन पे भी आप विचार कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारा जो नोट्स है ये अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दिसंबर 2019 में भी किस तरह से रिपीट हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, देख लीजिए ये दिसंबर का है। और जो दोस्त ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते अब, तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपके बिल्कुल सामने है। ये है हमारा 4 दिसंबर 2019 का इवनिंग का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए दोस्तों, 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इन्होंने यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंस कौन कौन से पॉइंट बताते हैं वो हमें बताना है। अब देखिए, इसका जो आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है। ए में देखते हैं ACE यहाँ पे दिया है, तो इन सभी पे हम विचार करते हैं। जो ए है, ए हम सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन अपना तीसरी बार रिपीट हुआ है और बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो रिपीट हुआ है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये जो ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से इस पे टिक कर देंगे कि जो शिक्षण है वो एक सामाजिक सोशल वर्क है और जो अधिगम है वो निजी कृत्य यानी कि एक पर्सनल वर्क है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद है दोस्तों, इसके अंदर सी और ई। सी देखते हैं, शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है दोस्तों। शिक्षण बेचने के समान है, इसे हम कह सकते हैं जैसे हम किसी क्लास के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो वो एज ए बेचने के जैसा है। ठीक है, लेकिन अधिगम क्या है, अधिगम खरीदने के जैसा है। हम कुछ सीख रहे हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें जानना है, हमें सीखना है, तो वो क्या है, वो सीखने के समान है, सीखने के जैसा है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं ई ऑप्शन पे। ये देखिए, शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है। ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो अधिगम जो होता है वो हम अपने आप करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, एक रूम के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षण जो होता है वो उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें क्या सिखाना है। टीचर जैसे क्लास में आता है तो उसे पहले ही पता होता है कि कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है आज। ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो दोस्त कहते हैं ना कि इनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस तरह के जो मल्टीपल ऑप्शन के जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि इसमें बी भी सही है, सी डी ये सभी के सभी ऑप्शन सही है, लेकिन नहीं दोस्तों। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर। ये देखिए, ये हमारा 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते। यानी कि
जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करते वो हमें बताने हैं। तो इसके अंदर ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने दिया है, ए बी डी इन्होंने दिया है। अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ए, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी टीचिंग को इफेक्ट नहीं करते। तो इसके अंदर सबसे पहला है शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। अगर चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, तो उसकी जो अमीरी, गरीबी और सामाजिक स्थिति है वो उसकी टीचिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है, अमीर जो गरीब टीचर है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। और आगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, छात्रों को प्रसन्न करने में शिक्षक का कौशल। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। कोई जैसे हम टीचर देखते हैं ना कि कई टीचर बिल्कुल सीरियस होते हैं, कई मजाकिया टीचर होते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक के अंदर छात्रों को प्रसन्न यानी कि मज़ा देने का कौशल होना चाहिए, उसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आगे हम बात करते हैं जैसे ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। ये बात भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि शिक्षण के अंदर जो शिक्षक है उसका छात्रों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये आज हमने केवल और केवल एक ही टॉपिक आपको करवाया है, और आगे हम और भी काफ़ी टॉपिक करवाने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ये देखिए, ये जैसे सर्कल किया हुआ है, ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन अलग अलग निकाल रखे हैं। हम आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे टीचिंग के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं और दिसंबर 2019 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत रिपीटेड टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में पहले वीडियो बना रखी है, उसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कितने तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रियाओं का आंकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने ये हिंदी में दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे देखिए ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहिए तो ये पढ़ लीजिए। इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है और किस तरह से इसका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेशन के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आंकलन किया जाता है। यानी कि ऐसी इवैल्यूएशन सिस्टम जिसके अंदर जो शिक्षक है विद्यार्थी है दोनों एक दूसरे से अच्छे से फीडबैक देते हैं और अच्छे से अधिगम करते हैं, तो उसको किस तरह का मूल्यांकन कहा जाएगा। तो उसको दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि हम टीचिंग के साथ साथ सारी चीज़ें देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है। बच्चे से हम फीडबैक लेते हैं कि हमने आपको किस तरह से पढ़ाया, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। इस तरह से उनका फीडबैक हम लेते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमने इन पे बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बना रखी है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, डिटेल में हमने नोट्स बना रखे हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, आप चाहे तो ये नोट्स ले सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इवैल्यूएशन सिस्टम में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। ये देखिए ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये दिया इन्होंने, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की
प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। अब देखिए दोस्तों, ये अभी हम करके आए हैं जहाँ पे फीडबैक की बात हो रही थी, पीछे का जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, और इसमें भी ये फीडबैक की बात कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। और हिंदी में बात करें तो इसे रचनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि इंग्लिश में जो नाम है वो सेम रहता है, लेकिन हिंदी के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसका हम इंग्लिश में देखते हैं यही क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये हमारा ये देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इंग्लिश में नाम है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हिंदी के अंदर पहले क्या था, पहले था निर्माणात्मक मूल्यांकन, लेकिन यहाँ पे अब क्या दे दिया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने अब नाम दे दिया है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने रचनात्मक मूल्यांकन दे दिया है। तो रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन दोनों एक चीज है, और इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश बेसिक नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और आप खुद देखना दोस्तों इनमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और ये जो टॉपिक है हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि दिसंबर 2019 में, जून 19 में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। अब ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 57, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अब रचनात्मक मूल्यांकन अभी हम करके आए हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करके आए हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन्होंने आंसर नंबर 2 दिया है, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, यानी कि छात्र जो भी सीख रहे हैं उनकी जो गति है उनको और फास्ट करना और उनमें सुधार करना। मेन मकसद इसका ये होता है कि उसके अंदर सुधार करना। निष्पादन का मतलब ये होता है उसके अंदर सुधार करना। त्वरण का मतलब उसमें गति लाना, उसके सुधार में गति लेके आना। और यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेना जिनको इंग्लिश में समझ में आए, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। और देखिए दोस्तों, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से 3 बार अभी तक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और आगे हम देखते हैं कि आगे इवैल्यूएशन सिस्टम में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में उनकी पहचान कीजिए जिनको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अब निर्माणात्मक मूल्यांकन अभी मैंने आपको बताया वही है, रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन एक ही चीज़ है। और इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये देखिए, ठीक है। अब देख लीजिए आपके सामने चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंटिन्यूसली चौथी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर है। अब देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर 4 है 4BDF। तो ये तीनों ऑप्शन हम देखते हैं BDF क्या कहता है। यहाँ पे बी है, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है यार ये, कि प्रतिपुष्टि फीडबैक की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखो इसको, और कितना आसान है हमारे लिए करना। फीडबैक हम पढ़ते आ रहे हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप ओल्ड पेपर कीजिए। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं रिसर्च के, कम्युनिकेशन के, उनको अच्छे से देखिए कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उनके अंदर, उन क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो कॉमन है, ठीक है। उनसे आप बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, ठीक है। और अगला हम देखते दोस्तों, अगला इसमें ऑप्शन था हमारा BDF। अब डी देखते हैं, डी, शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है। ये बात बिल्कुल सही है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, उसके अंदर हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट से फीडबैक लेते रहते हैं, उसकी जो भी परेशानी होते हैं उनको दूर करते रहते हैं, ठीक है। ये होता है इसके अंदर। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करते हैं F, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। इसका मतलब ये है कि
जो टीचर है वो पर्सन करता है, उत्तर देता है, जवाब पर्सन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो शिक्षक है वो प्रश्न उत्तर करता है, एक इंटरेक्शन करता है। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनके पढ़ने इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर होती है। तो आप देख लीजिए कितना आसान है हमारे लिए करना क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने और हम बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, 20 जून का। इसके अंदर ये देखिए इन्होंने फिर से निर्माणात्मक मूल्यांकन की बात कही है। ये 5वीं बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए आंसर इन्होंने डी दिया है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप खुद देखिए कितना आसान ये है हमारे लिए। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे ये देखिए, आगे हमारा ये क्वेश्चन पेपर मैं देख लेता हूँ। जून 2020 का ही पेपर है ये क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये देखिए 20 जून इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है उसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसका उपचार किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की कोई परेशानी है, कोई सवाल नहीं आ रहा, कुछ कठिनाई है, तो उसका समाधान किया जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नैदानिक मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 6 तरह के मूल्यांकन प्रणाली है। इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स अच्छे से देखते हैं, वीडियो अच्छे से देखते हैं, तो मैं बिल्कुल श्योर कहता हूँ कि आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई बिल्कुल आसानी से हो सकता है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए इसी के अंदर। अब ये देखिए दोस्तों, ये 21 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा रिपीट हो गया, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या होता है, ये देखिए आंसर नंबर बी दिया इन्होंने, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उनका समाधान। ठीक है, बिल्कुल आसान दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। और हमने ऊपर पढ़ा था ये 20 जून के अंदर आया था और यहाँ पे फिर इन्होंने 21 जून के अंदर पूछ लिया। तो आप देख लीजिए दोस्तों, और जो दोस्त ये कहते हैं ना कि यूजीसी के अंदर अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पहले होते थे, आप खुद देख लीजिए 2013 से लेके और जून 2019 तक रिपीट हो रहे हैं। और अभी तो मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूं कि यही क्वेश्चन दिसंबर 2019 में किस तरह से रिपीट हुए हैं। तो आप देखते जाइए, ये वीडियो आप पूरा देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। अब देखिए आगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। 21 जून इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन्होंने कहा है कि नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है। ठीक है, कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के है, निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की प्रकृति के, वो हमें बताना है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम पढ़ के आए हैं, जो 4 बार 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही ये क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए आंसर इन्होंने सी दिया है, सी के अंदर है 2, 4, 5। तो इन सभी ऑप्शन पे हम डिस्कस करते हैं, 2, 4, 5 पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 2, ये देखिए क्विज 70 का आयोजन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था ना कि प्रश्नोत्तरी करते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये वो चीज़ है। 2 और फिर 4, शिक्षा में प्रतिपुष्टि देना। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है यार, कितना आसान है। प्रतिपुष्टि फीडबैक की बात चल रही है यहाँ पे, और फीडबैक का जो ऑप्शन है ये हम काफी बार यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको फीडबैक दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, वो किस तरह का इवैल्यूएशन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो यार, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और बहुत अच्छी नॉलेज लेके आता हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो किस तरह की लग रही है, क्या हमें आगे इस तरह की वीडियोज बनानी चाहिए सभी टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है,
और आगे हम देखते हैं कि आगे जो ऑप्शन है, आगे ऑप्शन दिया था इन्होंने 5, विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। ये बात भी हमने पढ़ी है कि जो विद्यार्थी है उनके अंदर वो अधिगम में त्वरण लाना, इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या होता है कि चिंतन यानी कि उनके सोचने की जो शक्ति है उसको बढ़ावा देते हैं हम निर्माणात्मक मूल्यांकन के जरिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे काफ़ी रिपीट हुआ है दोस्तों, ये दिसंबर 2019 में भी रिपीट हुआ है। अभी हम दिसंबर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इससे पहले ये देखिए, ये 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में से एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कंपटीशन किया जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है भाई, कि देखते हैं किसके कितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कंपटीशन किया जाता है। तो उस दौरान किस तरह का मूल्यांकन होता है वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर इसका डी है, मानव संदर्भित परीक्षण इसे कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में दोस्तों नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये देखिए 7 पे जो है ना, ये इसे कहते हैं नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमें इंग्लिश हिंदी में पता होना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और अगर आप नोट्स लेते हैं तो इसके अंदर हमने इंग्लिश हिंदी में दिया हुआ, देखिए जैसे सुमेटिव इवैल्यूएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे दी हुई है। बिल्कुल आसान भाषा में हमने नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों। और अगर आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर दोस्तों हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं। जिस भी दोस्तों को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे ये देखिए, ये आ गया हमारा 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर ये देखिए सभी जो मूल्यांकन होते हैं वो सभी इन्होंने पूछ लिए। ये देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन आगे आ गया, मानव संदर्भित मूल्यांकन जो अभी हम करके आए हैं। ठीक है, ये सभी मूल्यांकन यहाँ पे पूछ लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें मैच करना है। अब देखिए मैच इन्होंने आंसर ए दिया है, ए में देखते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखिए दोस्तों, ये सभी के सभी मूल्यांकन हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं, इसके अंदर आप करके देखना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे मैं और भी दिखाता हूँ यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये 3 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंकलन प्रणाली में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। ठीक है, और इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए का क्या है, रचनात्मक आंकलन आधारित मूल्यांकन। रचनात्मक कौन सा है दोस्तों, रचनात्मक है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम पता होना चाहिए, ये वो है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए, अब आगे देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए, ये 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। और इसका आंसर देखिए दोस्तों, आंसर नंबर 2 सुमेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप पढ़ना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभागी की गति को बढ़ाने देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा। अब ये देखिए आंसर नंबर 3 निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब आप खुद बताइए दोस्तों,
कितना आसान है, कितना आसान है, और कितने डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूजीसी नेट के अंदर। आप खुद देख लीजिए, मैं आपको कोई हवाई बात नहीं कर रहा, कोई ऐसे नहीं बता रहा, जो कुछ है आपके प्रूफ के सामने है, आपकी आंखों के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, यही हमारा तरीका है। आप जो हमारी ओल्ड वीडियोस है वो देखना, हमने रिसर्च के अंदर भी बताया हुआ है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।